झारखंड की राजधानी रांची के थोड़े से आउटर एरिया में एक जगह पड़ता है हटिया, और इसी हटिया के कर्मा चौक के पास एक हॉस्पिटल भी मौजूद है। अभी बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले राजेश झा इस हॉस्पिटल के बाजू में अपने फल की दुकान लगाते थे। एक शाम जब रात 8 बजे ये अपने फल की दुकान समेट रहे थे, तभी इनकी नजर रोड की दूसरी ओर जाती है। ये देखते हैं कि इनका बेटा हिमांशु नंगे पैर चिल्लाता हुआ इनकी ओर भाग के आ रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर दुकान समेटने में अपने पति का हाथ बटाने वाली रानी दौड़ के अपने बच्चे की तरफ भागती है, और जब तक वो अपने बच्चे के पास पहुंचती, इतनी ही देर में हिमांशु रोड पे गिर के बेहोश हो जाता है। दोनों लोग उसे उठाकर घर पर ले आए, और फिर होश में आने के बाद जो उसने बताया ना भाई, उसे सुनने के बाद आज आपका खून कितने ग्राम सूखा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बेहद ही रोमांचक घटना को खुद हिमांशु ने मुझे मेल करके भेजा है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। ये घटना है 2017 की। हिमांशु के पिताजी पिछले 8 साल से रांची में रहकर फल का व्यापार कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि रांची के हटिया वाले इलाके में जो कर्मा चौक है, वहीं पर इनके फल की दुकान थी, पर जो इनका घर था वो इनके फल की दुकान से 10 किलोमीटर दूर था। समय के साथ साथ इनका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हुआ, और अब इन्हें लगने लगा था कि हम रोज जो 10 किलोमीटर आते जाते हैं, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम खराब होता है। क्यों ना जहां पर हमारे फल की दुकान है, इसके आसपास ही एक दूसरा कमरा देखा जाए। और इसी सोच के साथ राजेश झा ने, जो मैंने हॉस्पिटल बताया था ना, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकता, पर उस हॉस्पिटल के बाजू में जो गली है, उसी गली के अंदर एक 3 BHK फ्लैट देखते हैं। अभी इनके घर में रहने वाले टोटल 4 लोग थे। राजेश, हिमांशु, उनकी माँ और हिमांशु के मामा जी। ये चारों लोग पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं, और ये नया वाला घर इनके फल की दुकान से कोई 200 मीटर की दूरी पर था। चीजें काफी आसान हो गई थी राजेश और उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि दुकान से घर तक आने जाने का एक तो टाइम बच गया, और ऊपर से ये लोग बिजनेस में ज्यादा फोकस कर पा रहे थे। उस 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद पहले 3.5 महीने सब कुछ बहुत ही स्मूथ चला, पर फिर एक शाम हिमांशु के नाना जी अपने गांव से इनके घर पर आते हैं। अब उस रात पहुंचने के बाद नाना रात को खा पी के सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही हिमांशु के पापा और उसके मामा जी, ये दोनों फल की दुकान पर चले गए, और हिमांशु भी स्कूल जा चुका था। अब हिमांशु उस दिन स्कूल से वापस आया, और थोड़ी देर के बाद ये ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। अब एकदम ध्यान से सुनना, शाम के कोई 6:30 बजे हिमांशु ट्यूशन से वापस घर आता है। इस समय घर पर हिमांशु की मम्मी और उनके नाना जी थे। पापा और मामा जी अभी भी दुकान पर ही लगे हुए थे। अब यहाँ होता क्या है कि इनका जो हॉल था, उसी के अंदर नाना जी, मम्मी और हिमांशु बैठे हुए हैं। ये सब लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, और इतनी देर में ही इसके नाना बोलते हैं कि चुप 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 रहो, कुछ सुनाई दे रहा है तुम लोग को, शायद कोई बात कर रहा है। अब यहाँ पर जो हिमांशु की मम्मी थी, उनको भी किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी, पर हिमांशु एकदम नॉर्मल था, इसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसकी मम्मी ने बोला कि घर के पीछे जो खेत है, शायद वहाँ पे कुछ लोग काम वाम कर रहे होंगे, उन्हीं के बात करने की आवाज आ रही है। पर भाई साहब, यहाँ पर मसला कुछ और ही था। अभी हिमांशु की मम्मी ने जैसे ही लाइन बोली कि पीछे खेत में हो सकता है कोई बात कर रहा हो, उसके 10-12 सेकंड के बाद ही इनके घर की लाइट कट जाती है, और लाइट कटने के साथ ही जो वो खेत था, उधर से कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देने लगी इन लोगों को। अब ये कुत्ते के रोने की आवाज हिमांशु भी सुन पा रहा था, और इसके साथ ही जो 2 लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी ना, नाना जी और मम्मी को, उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाती है। हिमांशु के नाना जी थोड़े सेंसिटिव थे। ये बोलते हैं कि मैं पीछे वाली बालकनी से देख के आता हूँ। अब यहाँ पर जो इनके घर के पीछे वाली बालकनी है, उससे खेत का डायरेक्ट व्यू दिखता है। नाना जी वहां जाकर बालकनी के पास खड़े हो गए। अभी हिमांशु के नाना चुपचाप बालकनी में खड़े होके उस खेत की तरफ देख रहे हैं। अंधेरा हुआ पड़ा है, लाइट भी नहीं है, और इन्होंने नोटिस किया कि जो खेत का बीच वाला हिस्सा था, इनके घर से कोई 70 मीटर दूर, उस पॉइंट से 2 लोगों की एक मफल्ड आवाज आ रही है। मफल्ड मतलब ऐसा होता है ना कि मुंह बंद करके कुछ बोलने की कोशिश करो तो क्लियर आवाज नहीं आती है, क्लियर शब्द पता नहीं चलते हैं, पर ये जरूर पता चलता है कि वो कुछ बोल रहा है। यहाँ पर हिमांशु के नाना जी बड़े ध्यान से उस मफल्ड आवाज को सुन के डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। पर एक चीज और थी कि खेत के जिस हिस्से से आवाज आ रही थी ना, वहां पर कोई इंसान नहीं था। 2-3 मिनट बहुत ध्यान से सुनने के बाद जब इन्हें कुछ समझ नहीं आया, तभी अपनी जेब से बीड़ी निकालते हैं, और हिमांशु के मम्मी को आवाज दिया घर के अंदर कि रानी एक माचिस लेके आना। और अभी नाना जी की ये लाइन कंप्लीट होते ही इनके कान के बिल्कुल बाजू से किसी ने बोला कि हम वही रहते हैं खेत में, तुम भी चलो ना हमारे साथ।
और ये किसी 35-40 साल के औरत की आवाज थी। नाना जी एकदम शॉक्ड होके से पीछे घूम के देखते हैं कौन है, पर वहाँ कोई भी नहीं था भाई साहब। इतनी देर में हिमांशु की मम्मी माचिस लेके आती है इनके पास और इन्होंने पूछा नाना जी से कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं। तब नाना जी ने बोला कि कान के पास खड़े होकर अभी कोई कुछ बोल रहा था, हमको लग रहा है कोई बदमाशी कर रहा है इस घर में। ये बात बोलते हुए उन्होंने बीड़ी जलाई और वो जो भी चीज था उसको गाली देने लगे। गाली देते हुए बीड़ी पिया और वापस कमरे के अंदर आ गए। ये तो था एक इंसिडेंट, पर अब चीजें ना बद से पत्तर होने वाली थी एकदम। अब यहाँ होता क्या है कि जब हिमांशु के पापा दुकान से वापस घर आए ना, तब इसकी मम्मी ने सारी बात बताई सबके सामने कि अभी नाना जी ने वहाँ पर ऐसे ऐसे फेस किया, हम लोग अभी घर के अंदर शाम को बैठे हुए थे तो ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी। और हिमांशु वहाँ पे खड़े होके सारी बातें सुन रहा था। उस समय हिमांशु की एज मात्र 10 साल थी। अब एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें जाएंगी तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा सोच लो। हिमांशु के अंदर इस समय एक डर बैठ गया था अंदर। ये बताते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव था, तो ना मुझे ऐसे अकेले घर में रहने में अब कंफर्टेबल नहीं लगता था। अकेले अगर मैं रूम में बैठा हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कोई नहीं आसपास, तो मैं भाग के दूसरे कमरे में चला जाता था जिसमें मेरे मामा जी रहते थे। मैंने कमरे के अंदर अकेले रहना अवॉइड कर दिया बिल्कुल। अब एक दोपहर ऐसे ही जब हिमांशु के पापा और मामा जी दुकान पर थे, मम्मी इसके किचन में कुछ काम कर रही थी और हिमांशु एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। ये बताते हैं कि तभी अचानक ना मेरे कमरे का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे से निकलकर कोई हॉल की तरफ गया है। इसे अपनी स्पाइन में एक बहुत ही ठंडी सिहरन महसूस हुई, तो ये अपने कमरे से बाहर निकल के भागता हुआ मम्मी के पास गया। मम्मी के पास जाके इसने बताया कि मम्मी अभी मेरे को ऐसा लगा ना कि कोई रूम से निकल के बाहर गया है। मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, ये सब बस वहम है, कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो जाके। अच्छा, इस घटना के साथ ही किचन के अंदर से बर्तन गिरना, जो झाड़ू होता है, अपने आप को ऐसा लगता था कि कोई झाड़ू लगा रहा है हॉल में। ये सारी आवाज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली हिमांशु की मम्मी को सुनाई देने लगी। इन्होंने एक दो बार अपने नेबर से जब बात करती थी तो इसका जिक्र किया कि कोई बर्तन गिरा के चला जाता है, झाड़ू वाड़ू का ऐसे ही आवाज़ आता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तब इनके नेबर्स बोलते हैं कि आप कैसे रह रही हो उस घर में, कोई भी उस घर के अंदर 6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया। हिमांशु की मम्मी ने बोला कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रही हैं। तब नेबर्स ने बोला कि हमें जो पता था वो हमने बता दिया, बाकी जाके मकान मालिक से पूछिए। इस समय जब हिमांशु की मम्मी लैंडलॉर्ड के पास जाके पूछती हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि इस घर में 6 महीने से ज़्यादा कोई नहीं टिका, हम लोग भी ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब उसकी लैंडलॉर्ड देखो कैसे मैनिपुलेटिव बात करती है। वो बोलती है कि तुम लोग का फल वल का बिजनेस है ना, इतना बड़ा व्यापार है, तो ये सारे पड़ोसी तुमको देख के जलते हैं, इनकी बातों में मत आना। और ये सोच के हिमांशु की मम्मी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि ठीक है, हो सकता है नेबर्स हमसे जेलस हो रहे हो, और ये अपने लैंडलॉर्ड की बातों में आ जाती है। चीज़ों को फिर से इग्नोर किया जाता है वैसे ही। अब इस तरीके से महीने और साल निकलते गए और अभी इनको उस घर में रहते हुए 1.5 साल हो चुके थे। हिमांशु भी लगभग 11.5 साल का हो चुका है और इस समय हिमांशु की मम्मी प्रेग्नेंट थी। अब जिस दिन हिमांशु की मम्मी के प्रेगनेंसी की न्यूज आई, ये बात आसपास के सारे लोगों को पता चल गई। बाजू वाले हॉस्पिटल से इन लोगों ने चेक करवाया था और इसी तरीके से ये बात ओनर को भी पता चली। और जैसे ही ओनर को ये बात पता चली ना, वो भागते हुए हिमांशु की मम्मी के पास आती है और ऊपर जाके जो इनका मेन गेट था वहां पर बाहर खड़े हो जाती है। हिमांशु की मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, आइए अंदर। तब बोलती है कि नहीं नहीं, तुम थोड़ा बाहर आओ, तुमसे एक बात बोलना है। और जैसे ही हिमांशु की मम्मी बाहर आती है अपने घर से, ये उनके पेट की तरफ देखती है और बोलती है कि सुनो, तुम ना अपने गांव चले जाओ दरभंगा, जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा उसके बाद तुम वापस आना। हिमांशु की मम्मी बोलती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं, अभी मैं इस हालत में अपने गांव जाऊं। तब वो ओनर ने बोला कि हाँ तुम चले जाओ, तुम मत रहो अभी यहाँ पे, प्लीज समझो बात को। तब हिमांशु की मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तब ओनर ने बोला कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज तुम बस बात समझो, अभी जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता चले जाओ यहाँ से। और ये बोलते हुए जो ओनर थी वो दौड़ के नीचे आ जाती है। हिमांशु बताता है कि उसके बाद से कभी भी ओनर हमसे ऊपर बात करने नहीं आई। अब इसी प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन क्या होता है कि जो हिमांशु के पापा हैं वो ना ड्रिंक करके घर आए थे। अब ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता था कि हिमांशु के पापा ड्रिंक कर लिया करते थे, पर उस रात दुकान बढ़ाने के बाद जब ये ड्रिंक करके वापस घर आए तो जो इनका तीसरा नंबर वाला कमरा था, उस कमरे के कोने में एक रेक्टेंगल शेप का स्ट्रक्चर बना था। हिमांशु के पापा ने वहीं पर खड़े होके उस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर पर पेशाब कर दिया। उस रात तो वो नशे में थे, उनको कुछ भी होश खबर नहीं थी, पर इस घटना के जस्ट अगले दिन ही
रात के 3 बजे हिमांशु के मम्मी का बहुत तेज पेन स्टार्ट होता है। उस रात भी हिमांशु के पापा नशे में थे, दारू पी के आए हुए थे। तो जब इनकी मम्मी ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चिल्लाने लगी, तब जो इसके पापा थे इन्होंने डांट दिया अपनी पत्नी को। अब जब नशे में इन्होंने डांटा तब हिमांशु की मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी कि तुम थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मेरा इतना पेन हो रहा है, तुम ऐसे डांट रहे हो। अब ये बोल के वो बहुत रोने लगी। इतनी देर में जो हिमांशु के मामा जी थे वो भी कमरे से बाहर आ गए और ये दोनों लोग मिल के हिमांशु की मम्मी को जो बाजू वाला हॉस्पिटल था ना उनके गली के पास, वहाँ पर लेके जाते हैं। जब वहाँ पहुंचे तब डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत क्रिटिकल है और इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। पर इस समय भी हिमांशु के पापा नशे में थे, तो ये हॉस्पिटल ना ले जाके इसके मम्मी को घर वापस लेके आते हैं और एक तरीके से ना ये आलस करने लगे, इग्नोर करने लगे कि यार इस समय कौन जाएगा हॉस्पिटल लेके। ऐसे ही सुबह के 3 बज रहे हैं और ये आलस करते करते सुबह के 6 बज जाते। हिमांशु की मम्मी बहुत जोर जोर से चीखने लगी थी और उनकी चीख सुन के जो उनके घर के बाजू में लोग रहते थे उनमें से एक आंटी इनके घर आई। इन्होंने जब उसकी मम्मी का कंडीशन देखा तब हिमांशु के पापा को डांटने लगी बहुत, और जब डांट पड़ी तब जाके हिमांशु के पापा को थोड़ा सा होश आया, इनका नशा खुला और उसके बाद से सारे लोग इनको लेके एक बड़े अस्पताल पहुंचते हैं। उस दिन हिमांशु की मम्मी ने एक बेटी को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद जब ये वापस अपने घर पर आई तो सारे आसपास के लोग उसकी बेटी को देखने आए, पर वो ओनर नहीं आई देखने के लिए। एक काफी डेलिकेट सर्जरी करके हिमांशु के मम्मी की डिलीवरी हुई थी और इस चक्कर में उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। पर इन सबके साथ एक और चीज बिल्डअप होनी स्टार्ट हो गई। जो रानी थी हिमांशु की मम्मी, इनको रात में नींद नहीं आती। अब इनको हर समय बहुत ज्यादा डर लगने लगा। ये रात रात भर हिमांशु के पापा को ऐसे पकड़ के बोलते कि वो वहां से देख रही है हमको, वहां से देख रही है हमको। अब इसके पापा काम वाम करके आते थे, बहुत थके हुए होते थे, तब इन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इनकी वाइफ कभी भी 4 बजे से पहले सो नहीं पाती थी। अब ये सारी चीजें हिमांशु देखता था और इसने क्या किया कि जो उस घर के सबसे पहला कमरा था वो उसके मामा जी का कमरा था। हिमांशु मामा जी के कमरे में जाकर ही सोने लगा। ये बताते हैं कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ घर में तो वो पहला कमरा था, वहां से बाहर निकल के भागने में मुझे आसानी होगी। अब एक बच्चे का दिमाग ये बस अपने बारे में सोच रहा था ऐसे, पर हिमांशु को क्या पता था कि ये ट्रिक भी इसे आगे बचा नहीं पाएगी। अभी हिमांशु के घर में उनकी बहन को आए हुए 3 महीने हुए थे। जो हिमांशु की मम्मी थी वो अपनी बेटी को लेके, मैंने बताया था ना कि एक कमरे के अंदर वो कोने में रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में रहती थी। अब एक बार हिमांशु के पापा सुबह 4 बजे उठ के मंडी पहुंच जाते हैं। गर्मी का टाइम था और सुबह 7 बजे इनका दुकान लगना था, तो मंडी से फल लेके दुकान पर लगाने का रूटीन इनका रेगुलर था। तो मंडी से फल लेके हिमांशु के पापा और उनके मामा जी साथ में अपनी दुकान पर आते थे। गर्मी का दिन होने के कारण हिमांशु का स्कूल भी मॉर्निंग हो गया था और ये सुबह 6 बजे ही उठकर अपने स्कूल के लिए निकल गया था। अभी हिमांशु के स्कूल में एक पीरियड ही खत्म हुआ था और तभी स्कूल का एक प्यून आके इससे बोलता है कि तुम्हारे घर से कोई आया है, तुमको बुला रहा है, ऑफिस चलो। हिमांशु ऑफिस आता है और ये देखता है कि इसके फल की दुकान पर जो इनके पापा की मदद करते थे रंजन भैया, वो रंजन भैया इनसे मिलने आए। वो सीधा हिमांशु से बोलते हैं कि सुनना, तुम्हारी बहन मर गई है। हिमांशु बोलता है क्या, लक्ष्मी? तो रंजन भैया ने बोला कि नहीं, जो तुम्हारी नई बहन थी वो मर गई है। अब ये सुन के हिमांशु शॉक्ड। रंजन भैया उसे लेके घर आते हैं। अच्छा, जो लक्ष्मी है ये इसकी बड़ी बहन है जो गांव के अंदर रहती है। गांव पर इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहती हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी को गोद ले रखा है। हिमांशु अभी घर पहुंचता है और यहाँ पर जो उनकी नई बहन थी, इनका अंतिम संस्कार करके जो हिमांशु के पापा थे वो इसकी मम्मी को लेके गाँव चले जाते हैं। ये बोलते हैं कि चल के कुछ दिन गांव में ही रहो और जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ तब वापस आना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हिमांशु की मम्मी को शॉक लग चुका था बहुत ज्यादा। इनके दिमाग में वो सारी बातें चलने लगी कि नेबर्स मना करते थे कि 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं रहा यहाँ पे। ये जो लैंडलॉर्ड थी ये भी बोल रही थी कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो चले जाओ गाँव। बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में घूम रही थी। अब इस टाइम पर सिर्फ हिमांशु और उसके मामा जी ही उस घर में थे। इसे बहुत ज्यादा डर लगता था। अब होता ये था कि वो फल का दुकान संभालने के लिए मामा जी जल्दी चले जाया करते थे घर से। हिमांशु अकेले पड़ जाता और इसे बहुत ज्यादा डर लगता था। अभी 2 हफ्ते के बाद हिमांशु की मम्मी गांव से वापस आ जाती है। ये बताते हैं कि मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। पापा भी ये चीज धीरे धीरे नोटिस कर रहे थे, पर अभी शायद कुछ और भी होना था जिसके बाद इनकी आंख खुलती। मम्मी को गाँव से वापस आए हुए 1.5 महीने हो चुके थे और अब ये भी हिमांशु के पापा के साथ इनके दुकान पर जाने लगती कि थोड़ा सा इनका मन बहले। समझ रहे हो ना कि अभी अभी नए नए बच्चों को इन्होंने खोया है, तो अपना मन बहलाने के लिए ये दुकान पर चली जाया करती। हिमांशु बताते हैं कि एक बार की बात है,
सब लोग दुकान पर थे और मैं अपने घर पर अकेला था। जो घर का पहला कमरा था उसी के अंदर मैं बैठ के कुछ काम कर रहा था और इसी बीच अचानक लाइट कट जाती है। जब लाइट कटी तो हिमांशु को डर लगने लगा बहुत। उस समय ना ही उस कमरे में कोई इमरजेंसी लाइट थी, ना ही कोई टॉर्च था, पर वहां पर उस कमरे के अंदर हिमांशु के पापा की लूना मोटरसाइकिल खड़ी थी। एक बहुत ही पुरानी लूना मोटरसाइकिल जो इन्होंने जब अपने फल का बिजनेस स्टार्ट किया था तब खरीदी थी। अब जो हिमांशु के पापा थे इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट थे अपनी उस मोटरसाइकिल से, तो ये ना अपनी उस लूना मोटरसाइकिल को नीचे नहीं रखते थे घर के, अपने कमरे पर जैसे जैसे टांग के चढ़वाया और उसे अपने कमरे के अंदर ही रखते थे। 2-3 महीने में कभी एक बार उसे निकाल लिया और थोड़ा सा धो धा दिया। इस समय जब हिमांशु ने देखा कि कोई भी इमरजेंसी या टॉर्च नहीं है तो इसने वो लूना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करके उसकी जो हेडलाइट थी उसकी रोशनी में ये देखने लगा। अभी घर के बाहर बहुत ही घनघोर बारिश हो रही थी और इसी चक्कर में हिमांशु अपनी दुकान पर नहीं जा पा रहा था। अब जो उस मोटरसाइकिल के हेडलाइट से रोशनी निकल रही थी, इसने सोचा कि जब तक लाइट नहीं आती है मैं इसे चालू करके रखूंगा। अभी हिमांशु कुछ सोच ही पाता कि अचानक इसने महसूस किया कि इसके कमरे का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया फिर से। इसके एकदम डर के मारे हालत खराब होने लगी और थोड़ी ही देर में जो इसका मेन दरवाजा था ये देखता है कि कोई ना उसे बजा रहा है बहुत जोर जोर से, और उस दरवाजे के बजने के साथ ही जो इसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट थी वो भी डिम होने लगती है। इस समय हिमांशु ने डर के मारे अपने दोनों हाथों को आंख पे रख लिया था और आंख के पास ही एक ना छोटी सी ऐसे गैप से देख रहा था गेट की तरफ। कुछ टाइम के बाद इसने नोटिस किया कि इसका मेन दरवाजा बहुत जोर से खुलता है और ना एक ब्लैक शैडो इसके कमरे में एंटर करने लगा। ये देखता है कि वो किसी एक औरत की परछाई थी और वो ना अपने हाथ ऐसे फैलाए हुए जैसे गला दबाने की पोजीशन में होते हैं ना, उस तरीके से फैलाते हुए हिमांशु की तरफ बढ़ रही है। हिमांशु यहाँ जोर से एकदम चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है और मेन दरवाजे को ऐसे हाथ से हटा के नीचे चला गया। अब उस बारिश में घर के नीचे खड़ा है और वहां से भागता भागता ये अपनी दुकान की तरफ गया और जब ऐसे चिल्लाते हुए अपनी दुकान के पास पहुंचा तब इसके पापा की नजर पड़ी उस पे। मम्मी भी वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने भी देखा तो ये भाग के हिमांशु की तरफ जाती हैं और जब तक ये वहाँ पहुंची हिमांशु रोड के किनारे बेहोश होके गिरा पड़ा है। ये सारे लोग इसे लेके घर पर आते हैं और जब इसे होश आया तब इसने सारी बातें बताई कि अभी वो एक काला परछाई मेरे तरफ आ रहा था मेरा गला दबाने के लिए। तब इसके पापा को लगा कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। अगले दिन ही इन्होंने एक मौलवी को बुलाया। उस मौलवी ने घर के हर कमरे में जाके अपना झाड़ फूंक किया और फिर जहाँ पर वो कोने में रेक्टेंगुलर वो स्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ जाके मौलवी रुक जाता है। इसने सबको बुलाया और बोला कि इस कमरे के अंदर एक आत्मा रहती है और उसने ही तुम्हारे नई बेटी का गला घोटा है जिससे उसकी जान चली गई। तुम लोग जल्दी से जल्दी ये कमरा छोड़ दो। अब ये बोल के मौलवी साहब ने वहां पर झाड़ फूंक किया, इन सबको एक ताबीज बना के दी कि ये अपने गले में डाल के रहना हमेशा, और फिर वहां से चले गए। उसके अगले 2 दिन के बाद ही इन्होंने एक नया कमरा ढूंढा और वहां पर शिफ्ट हो जाते। बाद में इन्हें पता चला कि उस कमरे के अंदर एक औरत और एक आदमी रहते थे और इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी। तो इसी बीच जब वो औरत प्रेग्नेंट थी तब इसके हस्बैंड से इसके कुछ बहस हुई और इसके हस्बैंड ने उस औरत को मार दिया गला घोट के। मार के जो इनके घर के पीछे जो खेत था उसी खेत के बीचों बीच गाड़ दिया था। उसी औरत की आत्मा इस घर को हॉन्ट करती है। अगर मकान मालिक की बात मान के या फिर आसपास के नेबर्स की बात मान के इन लोगों ने घर पहले छोड़ दिया होता तो शायद हिमांशु की जो नई बहन थी इसकी जान बच जाती। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।